हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरव्यू के जर्नल टिप्स के बारे में और ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो आपको कैरी करने हैं। एक बार फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं। इंटरव्यू आपके स्टार्ट होने वाले हैं तो उससे पहले आपकी फाइल अभी तक तैयार हो जानी चाहिए। आपके जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो उसमें होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स के अलावा ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आप कैरी कर सकते हैं इन केस अगर आपको जरूरत पड़ती है इंटरव्यू में, तो उससे आपको हेल्प मिलेगी। वो सारी चीजें जानेंगे और साथ ही कुछ जर्नल टिप्स के बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये हमारी वीडियो नंबर 5 है। इससे पहले हम 4 वीडियोस ऑलरेडी कर चुके हैं जिसमें हमने कॉमन क्वेश्चंस को डिस्कस किया था कि किस किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। साथ ही हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि केवीएस कैसे काम करता है, फंक्शनिंग कैसे होती है, उसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसे है। आज हम बात करते हैं उससे आगे। इससे पहले तो 10 अप्रैल से यानी कि आज 7 है तो 8, 9, 10 मंडे से आपके इंटरव्यू स्टार्ट्स हैं। ठीक है, तो जिसका भी इंटरव्यू मंडे को है सबसे पहले उसके लिए ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस और आप इंटरव्यू में बहुत ही अच्छा करें। सभी बच्चे जिसका भी इंटरव्यू है, सभी कैंडिडेट्स, बल्कि सब आप सीनियर्स हैं मुझसे, तो सभी को आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू। आपका जो 10 से लेकर 20 अप्रैल तक जो आपका इंटरव्यू है वो आपका अच्छा जाए और ये जो सिलेक्शन आप पा पाए उसके हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, तो बाकी पहले आप जो भी क्वेश्चंस आपने नहीं देखे आप एक बार उसको गो थ्रू कर लेना। एक बार फिर से मैं इन्फॉर्मेशन दे दूं कि हम आजकल जूम मीटिंग कर रहे हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम इवनिंग में करते हैं 10 o'clock ताकि मैक्सिमम लोग उसमें पार्टिसिपेट कर पाए एंड आई आल्सो हैव द टाइम एट दैट टाइम ओनली। तो वहां पर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप वहां पर हमसे जुड़ के अपने डाउट्स, अपनी क्वेरीज को सोल्व कर सकते हैं जिससे कि आपको आपके इंटरव्यू में हेल्प मिलेगी। इसका लिंक आपको हमारे फेसबुक ग्रुप पर मिल जाएगा, वहां पर अपडेटेड है। ये जो मीटिंग रहेगी जूम मीटिंग, ये हमने 20 अप्रैल तक रखी है यानी कि 20 अप्रैल तक हर रोज रात के 10 बजे हाफ एन आवर हम ये डिस्कशन करते हैं। तो अगर आपका इंटरव्यू भी है असिस्टेंट कमिश्नर के लिए तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ये जो केवीएस असिस्टेंट कमिश्नर की यूट्यूब पर जो ये फ्री वाली वीडियो है ये आज की लास्ट वीडियो होगी क्योंकि 10th के बाद आपका स्टार्ट हो जाएगा। इन केस अगर कोई भी आपका इंटरव्यू है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, असिस्टेंट कमिश्नर में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए। अगर ऐसा मेरे पास कोई फीडबैक आता है आप लोगों से तो श्योरली मैं वहां पे आपको आंसर भी करूंगी कि क्या आपका आंसर होना चाहिए था, किस तरीके से, वो हम यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। अदरवाइज फॉर असिस्टेंट कमिश्नर स्पेसिफिकली दिस विल बी टुडे लास्ट वीडियो जहां पर हम डॉक्यूमेंट्स और कुछ टिप्स की बात करेंगे। इसके अलावा प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी के लिए वीडियोस आती रहेंगी। तो आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, साथ ही आप हमारे साथ व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं, आप अपना नाम, शहर का नाम और एग्जाम का नाम, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, केवीएस प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, असिस्टेंट कमिश्नर, आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आपको इंटरव्यू से रिलेटेड काफी सारी पीडीएफ जो है वो मिल जाएंगे। अब हम शुरुआत करते हैं सीधा अपने टॉपिक से। सबसे पहला जो फॉर्मेट है, जो डॉक्यूमेंट्स है, उसकी अगर हम बात करें तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को एक अच्छे से एक फाइल में कैरी कीजिए। ठीक है, ताकि जरूरत पड़ने पर आप उसको आराम से दिखा सके। सबसे पहला जो स्टेप होता है दैट इज द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपकी होती है। तो उस टाइम पर आपके सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जरूरी हो। तो आपका जो भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है, आपका जो एक्सपीरियंस है, सर्टिफिकेट्स हैं, वो सब आप अपने साथ कैरी करें। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यू हैव द इंटरव्यू लेटर, इंटरव्यू कॉल लेटर। अभी तक अगर आपने नहीं किया है डाउनलोड तो प्लीज डाउनलोड ही। आई होप कि सबने अभी तक कर लिया होगा क्योंकि मेंशन है कि आपका इंटरव्यू कब है। तो इंटरव्यू लेटर जो आपने डाउनलोड किया है उसका एक पीडीएफ जो आपके पास होगा उसका आप एक प्रिंट आउट निकलवा लीजिए और उसको आप अपनी फाइल में जरूर कैरी करें। इंटरव्यू लेटर जो होगा आपका वो, ठीक है। उसके साथ आईडी प्रूफ्स आप अपने कैरी करें। ठीक है, आईडी प्रूफ, पेन है, आधार है, इस तरीके के आईडी प्रूफ भी आप जो है वो जरूर कैरी करें। जब आपने फॉर्म फिल किया था अगर आपके पास वो एप्लीकेशन फॉर्म भी है तो वो भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स रख लीजिए। और उसके बाद हमारी बारी आती है रिगार्डिंग दी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। तो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आपके रिसेंट से लेकर द करंट वन, एजुकेशनल जो डॉक्यूमेंट्स है वो सारे आप यहाँ पर रख लीजिए। अपने मास्टर्स है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, बीएड है, सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास, मार्कशीट की उनकी होनी चाहिए, वो एजुकेशन आपके पास होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट आता है। कास्ट के लिए बकायदा जो है केवीएस ने एक फॉर्मेट जारी किया है, वो जो रिसेंट जारी हुआ था जब केवीएस के लिए इंटरव्यू डेट अनाउंस हुई थी तब।
तो ये ओबीसी जो सर्टिफिकेट है, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तभी आपको जरूरत है, यानी कि आप अदर बैकवर्ड क्लासेस से हैं और आप अप्लाई कर रहे हैं अंडर दिस कैटेगरी ओनली, तो आपको ये फॉर्म की जरूरत होगी। ये फॉर्म का फॉर्मेट आपको केवीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। इन केस किसी को अभी तक भी नहीं मिला है या कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको ये फॉर्म फिल करने में या ये फॉर्म ढूंढने में, प्लीज फील फ्री टू व्हाट्सएप ऑन द नंबर आपके पास ऑलरेडी 8447410108, इसी नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं कि आपको फॉर्म का फॉर्मेट चाहिए ऐसा कुछ, तो वी विल शेयर इट। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी कुछ बेसिक डिटेल्स होंगी, आपका नाम है, आपका फादर नेम है, आपका विलेज, टाउन, डिस्ट्रिक्ट के बारे में, स्टेट के बारे में, आपकी कम्युनिटी आपको मेंशन करनी है, कौन सा सर्टिफिकेट, आपका नंबर है, डेट किस डेट पर है और आपका नाम। बाकी ये सारी चीजें जो हैं आपकी ऑलरेडी इसमें इस फॉर्मेट में आपको फिल कर देनी है। ये फॉर्मेट आपका होगा फॉर दी ओबीसी कैटेगरी, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से। सेम वे में बेसिक डिटेल्स आपको फिल करनी होंगी अगर आप SC ST के जो है अप्लाई कर रहे हैं, SC ST कैटेगरी के अंदर, तो यहाँ पर भी आपकी बेसिक डिटेल्स, आपकी एड्रेस डिटेल्स वो यहाँ पर आ जाएंगी। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा रिगार्डिंग दी कैटेगरी। तो कैटेगरी में अगर आप देखो ओबीसी हैं तो आपको सर्टिफिकेट की जरूरत है, SC ST है तो आपको सर्टिफिकेट की जरूरत है, जनरल कैटेगरी है तो कोई भी कास्ट के लिए सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, तो जनरल कैटेगरी को कोई अलग से फॉर्म नहीं ले। लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं लेकिन फिर भी आप ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत, ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के अंडर आपने अप्लाई किया है, तो आपको फिर ये वाला फॉर्म भी लेने की जरूरत है। तो ये वाला सर्टिफिकेट्स आप अगेन हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है केवीएस की, तो सर्टिफिकेट नंबर, डेट, यहाँ पे किससे वैलिड है, ये डिटेल्स आपकी, आपका एड्रेस, आपकी बेसिक डिटेल्स, फादर्स नेम, तो ये सारी डिटेल्स के साथ आप अपना ये ईडब्ल्यूएस वाला जो सर्टिफिकेट है वो आप तैयार कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट जो आपकी जब सैलरी है वो बिल्कुल बेसिकली इनकम जो है वो आपकी 8 लाख से कम है तब। नेक्स्ट है मेडिकल सर्टिफिकेट, ये तो होगी कास्ट के बाद। उसके बाद अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं तो उस टाइम पर आपको ये सर्टिफिकेट की जरूरत होगी, इसमें अगेन द सेम चीजें हैं, ये आपको रखना है। ठीक है, उसके बाद है ये जो सबके लिए मैंडेटरी है, ये क्या है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो हमारा है। ठीक है, नो ऑब्जेक्शन सर्विस विजिलेंस सर्टिफिकेट, तो ये सबके लिए मैंडेटरी है, ये सबको अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ लेकर जाना है। इसमें क्या क्या डिटेल्स चाहिए, आपका नाम होगा, आपका जो है प्रेजेंट पोस्ट है वो कहाँ पर है, किस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं, अभी कब से काम कर रहे हैं, आपका पे मैट्रिक्स क्या है, किस बैंड के अंतर्गत आप आते हैं, वो सारी डिटेल्स आपकी यहाँ पर होंगी। तो बेसिकली काइंड ऑफ योर एक्सपीरियंस जो है वो सारा का सारा आपका इस फॉर्म में है। इसमें आपका नेम क्या है, कब से आपने पोस्ट, कौन सी पोस्ट पर आप हैं, परमानेंट है, कॉन्ट्रेक्चुअल है, एडोक बेसिस पर है, वो सारा यहाँ पर आ जाएगा, किस पे बैंड के अंतर्गत है, कब से कब तक आप काम कर रहे हैं, अभी तक काम कर रहे हैं तो टिल डेट आ जाएगा, रिमार्क्स अगर कोई है तो ये आप पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर करेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है जहां पर भी आप काम कर रहे हैं, अगर आप असिस्टेंट कमिश्नर के लिए सेलेक्ट हो जाते हैं तो। नेक्स्ट है जो जरूरी है दैट इज बायोडाटा। बायोडाटा आपको फिल करना है, कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी हो या परमानेंट हो, केवीएस में बायोडाटा फिल होता है। तो बायोडाटा फिल करने के लिए पोस्ट, किस पोस्ट के लिए आप है, रोल नंबर आपका, आपकी कैटेगरी, आपका नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, फादर और हस्बैंड नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, वो आपको यहाँ पर फिल करनी है। उसके बाद आपकी एकेडमिक प्रोफेशनल डिटेल्स हैं, जो भी आपने +2 के बाद ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड किया है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर फिल कर लेनी है। ठीक है, तो पूरी की पूरी डिटेल्स, कितने आपके मार्क्स हैं, कितनी परसेंटेज है, कौन सा ईयर ऑफ पासिंग है, क्या एग्जाम का नाम है, कौन सा सब्जेक्ट है, कितने ड्यूरेशन का था, इन मंथ्स लिखना, याद रखना। ठीक है, जैसे 3 साल की थी आपको तो 36 मंथ लिखोगे आप, बोर्ड और यूनिवर्सिटी कौन सी है, वो सारी चीजें आप यहाँ पर फिल कर दोगे। उसके बाद सेम वे में आपकी एजुकेशन की बात हो गई, तो अब एक्सपीरियंस की भी, तो एक्सपीरियंस भी आपका जितना भी एक्सपीरियंस है वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। एक ही ऑर्गेनाइजेशन तो एक से ज्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे आपने जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है वो सब। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है, योर सुइटेबिलिटी टू द पोस्ट, कि आप इस पोस्ट के लिए क्यों सुइटेबल है, आप में ऐसा क्या है कि हम आपको ही हायर करें। तो ये आपके लिए एक अच्छा मौका है, बहुत सारी चीजें आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं अपने बारे में। तो यहाँ पर जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, चाहे प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल या भी असिस्टेंट कमिश्नर की हम बात कर रहे हैं, तो आप उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वहां पर आपको जो लगता है कि क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, जो क्वालिटीज आप में है वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। आपका एक्सपीरियंस किस तरीके से उस ऑर्गेनाइजेशन को यानी कि केवीएस
आईएएस का असिस्टेंट कमिश्नर के पद पर, कैसे आपका एक्सपीरियंस वहां पर बेनिफिट आपको देगा, वो चीजें आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो बेसिकली योर सेलिंग पॉइंट कि आप में ऐसा क्या है जो औरों में नहीं है, वही आपको यहाँ पर लिखने की कोशिश करनी है। तो आपका एक्सपीरियंस, आपकी जो नॉलेज है, आपकी जो क्वालिटीज है, वो सब आप यहाँ। इसके अलावा कोई स्पेशल अचीवमेंट, आपको कोई अवार्ड मिला है या कोई भी किसी भी तरीके के अचीवमेंट्स हैं, कोई सर्टिफिकेट, कोई कोर्स, तो वो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट योर बायोडाटा। इसके साथ ही एक और डॉक्यूमेंट जो मैंडेटरी है, दैट इज अंडरटेकिंग। अंडरटेकिंग आपको साइन करनी है कि जो भी अगर आपका इस पोस्ट पर सिलेक्शन हो जाता है तो आप कहीं पर भी इंडिया में पोस्ट किए जा सकते हैं और आप उसके लिए ओके हैं, आपकी पोस्टिंग कहीं पर भी आ सकती है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट्स को अगर हम एक बार फिर से रिवाइज करें तो सबसे पहले तो आपके पास आपके जो भी इंटरव्यू लेटर है, प्लीज डाउनलोड इट एंड हैव अ प्रिंट आउट ऑफ दिट। इंटरव्यू लेटर आपका चाहिए, ठीक है। सेकंड, योर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आपके जो भी हैं वो हो गए यहाँ पर, ठीक है। थर्ड, आपका जो है कास्ट सर्टिफिकेट है, अगर आपने किसी रिजर्वेशन कैटेगरी से अप्लाई किया है, जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी या फिर ईडब्ल्यूएस, तो वो सर्टिफिकेट यहाँ पर हो गया। फोर्थ, अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं तो वो सर्टिफिकेट हो गया। फिफ्थ, यहाँ पे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है, वो यहाँ पे चाहिए, वो होना चाहिए आपके पास, ठीक है। सिक्स, यू हैव द बायोडाटा एंड सेवंथ नंबर पे यू हैव द अंडरटेकिंग, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए एक फाइल में, द ओरिजिनल एंड द फोटोकॉपी सेट आप दो रखें और उसके साथ आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएं। ये तो होगी आपके पास एक फाइल जो आपके लिए जरूरी होगी फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर आपके पास कुछ ऐसा, जैसे अभी आप प्रिंसिपल लेवल पे हैं, कमीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके स्कूल का एसडीपी प्लान हो गया, या इसके अलावा कोई और अचीवमेंट है, कोई सर्टिफिकेट है या किसी भी चीज का, जैसे आपकी कोई हॉबीज है, मान लीजिए सिंगिंग, डांसिंग, और उसमें आपने कोई प्राइज जीता है, या स्पोर्ट्स में आप वहां पर किसी इंटरनेशनल लेवल पर या नेशनल लेवल पर खेलो, वहां से कोई सर्टिफिकेट, तो ये जो आपकी अचीवमेंट्स हैं या आपने कोई भी काम किया अपना थीसिस वगैरह, ये सब आप एक्स्ट्रा अगर रखना चाहते हो तो एक अलग से फाइल में ये सारी चीजें रखो, ताकि अगर कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो वहां पे आप ये बोलो कि आई हैव दिस, अगर आप अलो करते हो तो मैं इसको शो कर सकता हूँ, ये सर्टिफिकेट्स या ये सारी चीजें, तो वो एक प्लस पॉइंट है, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं कुछ टिप्स की। देखो अभी हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है कि हम बहुत ज्यादा फोकस करें, लेकिन कुछ छोटी छोटी बातें हैं, कुछ कुछ जर्नल टिप्स हैं जिसकी मदद से हम अपने इंटरव्यू को थोड़ा सा और बेहतर कर सकते हैं। लेवल पर हम हैं, मैं उम्मीद करती हूँ अभी आप बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होगे अपने ग्रुप में, अपने जैसे भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, काफी अच्छे से आप प्रैक्टिस कर रहे होगे, आपकी तैयारी पूरी है, ठीक है। फिर भी कुछ चीजें हम यहाँ पर टिप्स जनरली शेयर करते हैं, कुछ ऐसी होंगी जो आपको ऑलरेडी पता होगी, आप बहुत एक्सपीरियंस पर्सन है, आपको सारी चीजें पता भी होंगी, इनमें से कुछ एक दो पॉइंट्स है हो सकता है जो आपको यहाँ पर नया लगे। फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, और आप हमें जूम मीटिंग में भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो बी पोलाइट एंड यूज द राइट लैंग्वेज। ये बहुत बार होता है कि कैंडिडेट सोचता है कि मैंने तो रिटर्न में बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं और मैंने इंटरव्यू में भी सारी चीजें बहुत ही अच्छे से दी हैं, आंसर मैंने जब किया है बहुत ही अच्छे से मैंने सारी चीजों को आंसर किया है, तो मेरे सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। तो लास्ट में जब रिजल्ट आता है तब पता चलता है सिलेक्शन नहीं हुआ। तो एटीट्यूड इज द प्रॉब्लम बेसिकली, जब इंटरव्यूअर आपको इंटरव्यू करता है एटीट्यूड इज बहुत जरूरी है। एटीट्यूड अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है दैट्स वेरी गुड, लेकिन अगर आपका एटीट्यूड नेगेटिव है तो वहां पर काम नहीं हो पाएगा। फिर तो हर एक सिचुएशन में, हर एक क्वेश्चन का आंसर करते टाइम यू शुड बी पोलाइट, आपको राइट लैंग्वेज यूज करनी है। इन केस कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है इंटरव्यू की तरफ से जहां पर आपको गुस्सा भी आ रहा है या आप बहुत ज्यादा इमोशंस नहीं दिखा सकते हैं, तो यूज द राइट लैंग्वेज। एक टोन आपकी एक फॉर्मल सिचुएशन के हिसाब से ही आपकी होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करूं, अगर मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप क्या बोलेंगे, सीधा नो आई डोंट नो, तो ऐसा नहीं, सो पोलाइटली वे में आप इसको बोल सकते हैं सॉरी सर आई डोंट नो द आंसर, ठीक है। और सामने से इंटरव्यूअर आपको उसका आंसर भी बता रहा है तो आप बोलते हो ठीक है ओके, ठीक है कि हाँ ठीक है बता दिया, अब आगे क्वेश्चन पे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपका एक पोलाइटली एक पॉजिटिव नेचर जो है आपका वो बाहर आना चाहिए। अगर इंटरव्यूअर सामने से आपका कुछ बता रहा है आपको उसके बारे में, तो ऑलवेज थैंकफुल अबाउट दैट कि थैंक यू सर आपने इस विषय में मेरी जानकारी को बढ़ाया, या थैंक यू फॉर एडिंग नॉलेज, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है उनको थैंक यू बोल सकते हो। तो ये आपका एक ग्रेटफुल वाला जो नेचर है वो यहाँ पर आपका, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत मायने रखती हैं।
कोई पर्सन जो यहाँ पे थैंक यू भी नहीं बोले तो एक थोड़ा सा वियर्ड लगता है, और आपने सामने से थैंक यू बोला तो एक जो है एक अलग फील आती है सामने वाले की भी, अच्छा ठीक है मैंने कुछ इसको बताया तो उसने उसको एक्नॉलेज भी किया, वो इस चीज को मान रहा है, ऐसा नहीं है कि मुझे किसी की सुननी नहीं है, तो उस चीज को हम मान भी रहे हैं। तो एक ग्रेटफुल वाला जो नेचर होता है हमारा, एक थैंकफुल जो नेचर है वो यहाँ पर हमारा सामने निकल कर आता है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप पोलाइट वे में बोल सकते हो। एक चीज मैंने पहले भी बताई है, आपको आंसर आता है लेकिन आप डाउटफुल हैं, तो ऐसे किस सिचुएशन में हमेशा आपको क्या बोलना चाहिए, किस तरीके से आप ऐसे सिचुएशन को डील कर सकते हैं कि मतलब सर आई डोंट नो, आई एम नॉट रिकॉलिंग द आंसर राइट नाउ, बट इफ यू अलो मी आई कैन ट्राई फॉर द आंसर, कि अभी सर मैं इस बारे में मैंने पढ़ा है लेकिन मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन अगर आप मुझे मौका दो तो मैं इस क्वेश्चन का उत्तर देने की कोशिश कर सकता हूँ। ठीक है, इससे ये हो जाएगा, ठीक है कि आप ये भी मान रहे हो कि आपको नहीं पता है या नहीं आता है, लेकिन फिर भी आप ट्राई कर रहे हो, तो हर एक चीज को करने की कोशिश आपकी जारी रहती है, आप कभी गिव अप नहीं। तो इससे आपका ये पता चलता है। तो बहुत ही छोटी छोटी चीजें होती हैं इंटरव्यू में, और इंटरव्यू का मतलब ही ये होता है कि हम आपकी पर्सनालिटी को जज करते हैं, आपकी पर्सनालिटी को ऑब्जर्व करते हैं। आपने देखा होगा इंटरव्यू पैनल में भी कोई सब्जेक्ट एक्सपर्ट बैठा होता है, कोई इंटरव्यू में एक्सपर्ट है बेसिकली, और कोई एक पर्सन हमेशा होता है जो साइकोलॉजी में एक्सपर्ट है, जो आपको ऑब्जर्व कर रहा होता है। ठीक है, कि आपका सिटिंग पोस्चर क्या है, आप नर्वस है कि नहीं, आपका फेस एक्सप्रेशन क्या है, वो सब चीजें, तो उन सब चीजों का ध्यान रखें, हमेशा पोलाइट, और हर एक आंसर में आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। अगर कोई सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आ जाए जो कि एक नेगेटिव सिचुएशन, तो आप हमेशा वहां पर कोशिश करो कि अगर ऐसा कभी होता है तो सर इस सिचुएशन में मैं ये करूंगा, लेकिन ऐसा आगे कभी ना हो, तो ऐसा मेरे स्कूल में जहां पर अगर मैं ये हूं, तो मैं अपने स्कूल में हमेशा ये कोशिश करूंगा कि मेरे स्कूल में ये चीज फॉलो होती, या ये ऐसे आगे चीज हो ही ना, तो इसके लिए मैं प्रिकॉशंस में ये सब चीजें, तो वो सारी चीजें की सॉल्यूशन भी आप दे रहे हो। तो कोई भी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को आप सिर्फ प्रॉब्लम नहीं कि प्रॉब्लम आ गई है, उस प्रॉब्लम को आप समझ भी रहे हो, उसको एनालिसिस भी कर रहे हो, उसका आप सॉल्यूशन भी दे रहे हो, साथ ही साथ उसके प्रिकॉशंस भी ले रहे हो कि आगे ऐसा होता है, आगे ऐसा ना हो, कि हम आगे क्या करेंगे। ठीक है, लिसन टू द क्वेश्चन एंड थिंक बिफोर यू बिगिन द आंसर। कुछ में क्या आदत होती है कि जैसे ही क्वेश्चन पूछा गया हम क्या करते हैं, सीधा आंसर देना शुरू कर देते हैं। तो ऑलवेज डू अ 5 to 10 सेकेंड का पॉज, और ये हमेशा अच्छा होता है। कई बार क्या होता है, कोई क्वेश्चन जैसे कि मैंने आपसे पूछा कि अगर आपके स्कूल में कोई भी सिचुएशन है, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है, और मैंने आपसे पूछा, और उसके बाद मैं उस सिचुएशन को एक्सप्लेन करना चाहती हूँ एज ए इंटरव्यूअर, लेकिन उससे पहले ही आपने अपना आंसर स्टार्ट कर दिया, तो वो यहाँ पे नहीं होगा। जैसे मैं आपसे पूछूं व्हाट आर दी स्टेजेस ऑफ एनईपी, और आप आंसर देना स्टार्ट कर दो, अभी मेरा क्वेश्चन पूरा ही नहीं हुआ था। मैंने पूछना था कि व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ एनईपी, आप उसके बारे में बताइए कि कौन कौन से स्टेजेस हैं, और उन स्टेजेस में से आपको लगता है कि कौन से इंपॉर्टेंट है, तो वो आप मुझे बताइए। ठीक है, तो लेकिन आपने आंसर पहले ही देना शुरू कर दिया, तो मुझे ही बोलने का मौका नहीं मिला। सो ऑलवेज अ लिसनर, एक गुड लिसनर, जो क्वेश्चन को आप ध्यान से सुनो, 5 to 10 सेकेंड का पॉज लो, उसके बाद आप आंसर करो। ऑलवेज ट्राई कि क्वेश्चन आया तो हमें हमेशा बोलना ही नहीं है, या हमें एकदम से आंसर नहीं देना है। ट्राई टू कनेक्ट द पॉइंट्स इन योर माइंड कि ये आंसर आया तो मुझे ऐसे 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 आंसर देना है। ऐसा नहीं कि मुझे फर्स्ट लाइन पता और मैंने शुरू कर दिया और उसके बाद मैं बीच में फंबल कर रहा हूँ, बीच में रुक रहा हूँ, फिर मैं टाइम मांग रहा हूँ रिकॉल करने के लिए। सो शो योर एक्सपीरियंस। Ask the interviewer to repeat or explain further if you don't understand a question। अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, या आपको क्वेश्चन सुनाई नहीं दिया है बाय चांस, कोई भी श्योर आपको विद द क्वेश्चन, तो ऑलवेज वहां पर आप पोलाइटली वे में बोल सकते हो, सॉरी सर आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, कैन यू प्लीज रिपीट इट, और आई एम नॉट एबल टू लिसन प्रॉपरली, पार्डन सर, तो कैन यू प्लीज रिपीट इट, तो वो दोबारा से रिपीट कर देंगे। लेकिन ऐसा हर एक क्वेश्चन में भी नहीं होना चाहिए। तो जहां पे आपको लगता है कि क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो ऑलवेज आस्क फॉर द रिपीटिंग। इस बात का हमेशा ध्यान रखना, इंटरव्यूअर कभी नहीं चाहता कि वो आपको फेल करे। इंटरव्यू में इंटरव्यूअर हमेशा चाहता है कि उसकी जितने भी पोस्ट हैं वो सारी पोस्ट फिल हो, और वो अच्छे कैंडिडेट से फिल हो। अगर आप किसी एक दो क्वेश्चन में अटक भी रहे हैं, आपको नहीं आ रहा है, तो इंटरव्यूअर हमेशा आपकी हेल्प करना चाहता है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, आप उसको बोलोगे सॉरी सर आई एम नॉट एबल टू गेट इट, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन इट, तो वो आपको वहां पे एक्सप्लेन भी कर देंगे।
ठीक है, तो वो हमेशा चाहते हैं, वो आपकी हेल्प करना चाहते हैं। तो कभी भी ऐसा देखा होगा इंटरव्यू नहीं आ रहा है क्वेश्चन तो ठीक है आप अभी जाओ, ऐसा कुछ नहीं। तो ऑलवेज बी पोलाइट, बी पॉजिटिव विद योर आंसर, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, स्माइल होना चाहिए, एंथुजियास्टिक जो है वो दिखना चाहिए। नेक्स्ट कुछ और पॉइंट्स की अगर हम बात करें, बी पॉजिटिव अबाउट योर एक्सपीरियंसेस, जो भी आपने एक्सपीरियंसेस फेस किए हैं उसके बारे में पॉजिटिव रहना। अब उसके बारे में कैसे हम पॉजिटिव रह सकते हैं, अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि कैसा था कि जो आपने आज तक आपको लगता है कि आपके करियर में सबसे चैलेंजिंग था और आपने उस सिचुएशन को कैसे डील किया और वहां से आपने क्या सीखा। तो अगर आपने कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन फेस की है तो वहां से आप क्या सीख रहे हैं, किसी सिचुएशन में से आप कैसे पॉजिटिव चीजें निकाल पा रहे हैं। तो बी पॉजिटिव अबाउट योर एक्सपीरियंस, ऑनेस्ट एंड असर्टेटिव। हमें इंटरव्यूअर को फूल बनाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और इंटरव्यूअर जब आपके सामने इंटरव्यू पैनल में बैठे हैं तो इट मीन्स वो ऑलरेडी इतने एक्सपीरियंस पर्सन है, वो आपके बॉडी लैंग्वेज से, आपके बोलने के तरीके से, आपके फेशियल एक्सप्रेशन से इजिली जज कर सकते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं कि आप सच बोल रहे हैं। ये चीज आपने एक्सपीरियंस की है तो वो आपके आंसर में झलकता है, या सिर्फ आप थ्योरेटिकल नॉलेज लेकर आए हैं, तो ये सारी चीजें ऑलरेडी उनको जज हो जाती हैं, ऑलरेडी वो आपकी पहचान पाते हैं। ठीक है, तो ऑनेस्ट रहो, जो भी सारी चीजें हैं बी ऑनेस्ट विद दैट। कोई चीज अगर आपने नहीं की है पोलाइटली से कि इसका मुझे एक्सपीरियंस, इसके बारे में मुझे ये पता है, एज ए मेंबर मैंने यहाँ पर काम किया या कुछ है, तो वो आप उस तरीके से बोल सकते हो। बी ऑनेस्ट अबाउट दैट, जो आपका एक्सपीरियंस है वो झलकना चाहिए। उसके साथ साथ एक आंसर की जेन्युइननेस नजर आनी चाहिए कि जो आप जो आंसर बोल रहे हो वो एक जेन्युइन है, आपने वो सारी चीजें की है, एक जेन्युइन पर्सनालिटी है, बनावटी नहीं है हमारे सामने, या कुछ और दिखने की कोशिश नहीं कर रहा है, तो ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस भी ले डूबता है। प्रिपेयर योर आंसर्स फॉर कॉमनली आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चन, एक बेटर प्रैक्टिस हो जाए। देखो कुछ इंटरव्यू चाहे किसी भी पोस्ट के लिए हो, किसी भी लेवल पे हो, चाहे पीआरटी के बच्चे से इंटरव्यू लेना हो, चाहे प्रिंसिपल से लेना हो, या असिस्टेंट कमिश्नर से लेना हो, किसी से भी लेना हो, कुछ क्वेश्चंस क्या है हमारे बेसिक से क्वेश्चंस हो। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन जो जनरली पूछा जाता है कि आपका इंट्रोडक्शन, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, प्लीज वॉक मी थ्रू योर बायोडाटा, प्लीज टेल यू अबाउट योर एक्सपीरियंस, कैन यू एक्सप्लेन अबाउट योर एक्सपीरियंस एंड योर एजुकेशन। तो ये सारी चीजें इसी तरीके से कि आपका इंट्रोडक्शन हो गया, आपकी हॉबीज क्या है, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आपको केवीएससी क्यों ज्वाइन करना है, हम आपको ही हायर क्यों करें, आप में क्या क्वालिटीज है, आप बाकी कैंडिडेट से कैसे बेहतर है। ये कुछ क्वेश्चन है जो हर एक लेवल पे हमारे सेम रहने वाले, ठीक है, किसी लेवल पे चेंज नहीं होने वाले हैं, जो पर्सनैलिटी रिलेटेड क्वेश्चन हो। तो एटलीस्ट हम इन क्वेश्चंस की तो प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि जब हमारे पास ये क्वेश्चन आए इंटरव्यू में तो हमें उसके बारे में अच्छे से पता हो, वो जानकारी हमें हो ऑलरेडी। तो इन क्वेश्चंस की आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं कि इंट्रोडक्शन हो गया, हॉबी है, स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, क्यों ज्वाइन करना है, केवीएस क्या है, ये जो मैंने क्वेश्चंस आपको बताए इनकी आप प्रैक्टिस कीजिए। तो जब ये क्वेश्चंस आपको आते हैं तो एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हाँ ठीक है, स्टार्टिंग में मुझसे ये क्वेश्चन पूछे गए और मुझे इसके बारे में बहुत ही अच्छे से आता है। ऑलवेज आपने जो बायोडाटा में लिखा है ना, उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं उसके लिए भी आप रेडी रहें। जैसे हॉबीज में लिखा है तो हॉबी के क्या क्रॉस क्वेश्चनिंग हो, तो आप किसी डांस के बारे में लिख रहे हैं, डांसिंग आपकी शौक है, तो डांसिंग फॉर्म से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है कि डांसिंग फॉर्म्स को लेकर। ठीक है, आप आर्ट एंड कल्चर की बात कर रहे हैं कि आर्ट एंड कल्चर मुझे पसंद है, ठीक है, आर्ट के बारे में, आर्ट कुछ ना कुछ करना, तो वहां से क्वेश्चन जैसे कि मान लीजिए मधुबनी कहाँ की है पेंटिंग, तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो वो भी आप जो है ध्यान रखें कि क्या क्या क्रॉस क्वेश्चनिंग बन सकते हैं। आपके बायोडाटा को देखो कि जब आप इंटरव्यू के रूप में बैठे हो तो आपके बायोडाटा में से क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं और ये क्वेश्चंस बनेंगे तो आप कैसे आंसर दो, तो वो सारे भी आप हमेशा रेडी रखो। तो कम प्रिपेयर्ड विद योर वर्क सैंपल्स, तो कोई भी अगर आपको जहां पर लगता है कि मेरे वर्क से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया और उसके रिलेटेड मेरे पास है कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट, अवार्ड, अचीवमेंट्स, वर्क सैंपल्स, तो उसको भी आप जैसे मैंने आपको बताया एक दूसरी फाइल में आप रख सकते हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर आप बोल सके कि ये मेरे पास इसके लिए रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स अभी भी मौजूद है, अगर आप मुझे अलो करो तो आई कैन शो यू। ऑलवेज कीप योर स्कूल का एसडीपी प्लान, इन केस अगर क्वेश्चन आ जाता है तो यू मस्ट हैव दैट आल्सो। ठीक है, तो कुछ बेसिक क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं, सो व्हाई डू यू वांट टू वर्क विद केवीएस, आप केवीएस के साथ ही क्यों काम करना चाहते हैं, आप केवीएस क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। अगर आपका पहले का केवीएस का एक्सपीरियंस है तो आपने क्या केवीएस की पॉजिटिव बातें नोटिस की हैं, या आप इस पोस्ट पर आकर केवीएस में क्या चेंजेस लाना चाहेंगे, आपको क्या नेगेटिव चीजें नजर आती हैं। केवीएस के अलावा अगर आपको किसी और बोर्ड का, सपोज आपको एनवीएस का एक्सपीरियंस है, डीओई का एक्सपीरियंस या किसी अदर स्टेट का एक्सपीरियंस है, तो आप वहां से ऐसी क्या चीजें हैं
जो आप केवीएस में इंप्लीमेंट करना चाहोगे, जितना भी आपका एक्सपीरियंस है वेरियस स्कूल्स में, वहां पर उन स्कूल्स में आपको कौन सी बातें सबसे अच्छी लगी जो आप केवीएस में इंप्लीमेंट करना चाहोगे। तो इस तरीके के क्वेश्चंस रिलेटेड टू केवीएस बन सकते हैं। बाकी हम डिस्कस कर चुके हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, कैसे काम करता है, कितने नंबर ऑफ स्कूल्स हैं, वो सारी चीजें। नेक्स्ट, व्हाट आर योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ। अब स्ट्रेंथ के क्वेश्चन को सिंपल रखने की बजाय यहाँ पर कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आप अपनी स्ट्रेंथ से आपके जो केवीएस असिस्टेंट कमिश्नर के लिए पा रहे हो, इस स्ट्रेंथ का इस पोस्ट में कैसे फायदा होगा, तो वो भी आप उसके लिए भी तैयार रहें। आपकी वीकनेस, तो कोई ऐसी वीकनेस तो नहीं जिससे कि आपकी जो आने वाली जो पोस्ट है उसमें कोई ना कोई खराबी हो, कोई ना कोई मतलब ऐसा हो कि उसकी पोस्ट के लिए गलत हो वो वीकनेस, तो ऐसा कुछ तो नहीं है, वो सारी चीजें। वाई शुड वी हायर यू, आपको ही हायर क्यों किया जाए, आप इंटरव्यू दे रहे हो, आपके अलावा भी इतने सारे कैंडिडेट्स इंटरव्यू दे रहे हैं, आप में ऐसा क्या अलग है जो हम आपको ही हायर करें, तो वो सारी चीजें हो गई। आपकी हॉबीज क्या है और हॉबीज से क्रॉस क्वेश्चनिंग। इसके अलावा कोई भी चैलेंजिंग सिचुएशन जो आपने फेस की है उसके बारे में बताइए, आपने कैसे ओवरकम किया। तो यहाँ पे कोई भी सिचुएशन दे दी जाती है, जैसे अगर आप प्रिंसिपल के एक्सपीरियंस अभी आपके पास है, फिर आप असिस्टेंट कमिश्नर पे जा रहे हो, तो प्रिंसिपल लेवल पे क्या क्या सिचुएशंस हो सकती हैं, ठीक है, बहुत वर्स्ट भी और बहुत नॉर्मल भी सारी सिचुएशंस, जैसे कि स्कूल की बस में स्कूल की बस का एक्सीडेंट हो गया या स्कूल में एकदम से आग लग गई, तो वहां पर आप क्या करोगे। पेरेंट्स जो है बहुत गुस्सा होके आ गए, सभी पेरेंट्स इकट्ठा करके आपके स्कूल में कोई भी टीचर के खिलाफ, तो वहां पर आप क्या एक्शन लोगे। टीचर के खिलाफ कोई कंप्लेन आई है तो वहां पर आप क्या करोगे। कोई टीचर अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा तो वहां पर आप क्या करोगे। कैसे आप इंश्योर करोगे कि आपका स्कूल सेफ एंड सिक्योर है, कि आपके अकॉर्डिंग स्कूल का डिसिप्लिन क्या है, स्कूल का कल्चर क्या है, और कैसे आप इसको जो है इंप्रूव कर सकते हो। किस तरीके से आप स्कूल में अगर कोई भी टीचर आपके पास आता है प्रॉब्लम लेके, आप कैसे उसको सोल्व करोगे। जैसे कि बच्चा डिसिप्लिन में नहीं रह पा रहा है, या एब्यूजिव वर्ड यूज कर रहा है क्लास में, या बुलिंग कर रहा है, मोबाइल यूज करते हुए पाए जाते हैं, स्मोकिंग ड्रिंकिंग करते हुए पाए जाते हैं, ठीक है। इस तरीके की जो भी सिचुएशन बेस्ड है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी कि जो आपने हैंडल की होंगी सिचुएशन एज ए प्रिंसिपल, तो वहां पर आपका क्या रहेगा रिएक्शन, तो वो भी जान, ठीक है। नेक्स्ट है कि आंसर जो भी सिचुएशन बेस्ड आता है, तो वहां पर आप स्टार मेथड यूज कर सकते हो, हम बोलते हैं उसको कि स्टार मेथड आप यूज। स्टार का मतलब क्या है, एक्सपेक्ट द एम्प्लॉयर टू आस्क यू अबाउट हाउ यू अप्लाइड ए स्पेसिफिक स्किल, कि आपने कैसे उस सिचुएशन को डील किया है। ऐसे सिचुएशन कि आप डिस्क्राइब ए स्पेसिफिक चैलेंज यू फेस्ड, कोई भी सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन का आता है, तो आपने अगर वो सिचुएशन फेस की है तो आप आंसर की शुरुआत ऐसे ही कर सकते हो कि अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है, इसका जो इसका आंसर है वो मैं एक एग्जाम्पल के रूप में देना चाहूंगी, क्योंकि ये सिचुएशन मैंने ऑलरेडी फेस कर चुकी हूँ मैं, तो सिचुएशन ये हुई थी मेरे साथ, तो वो आपने सिचुएशन एक्सप्लेन कर दी। फिर टास्क, आपने उसमें क्या काम किया, वो आपका क्या रोल था, जब ये सिचुएशन आई तो आपने क्या किया, तो फिर अपना रोल बताओ कि ये काम मैंने उस टाइम पर किया और इस सिचुएशन से हम ऐसे बाहर निकले। देन योर एक्शन, एक्शन इज कि डिटेल द स्टेप्स यू टुक टू ओवरकम द चैलेंज, आपने उस चैलेंज को कि आगे ना हो, कम हो, उसके लिए आपने फिर क्या एक्शंस लिए। देन रिजल्ट, एक्सप्लेन द रिजल्ट्स यू अचीव इंक्लूडिंग एनीथिंग, जो भी आपने एनीथिंग यू लर्न वो भी आपने। तो एक जैसे हम बोलते हैं ना कि जैसे पैराग्राफ हम लिखते हैं या लेटर हम लिखते हैं, हर एक चीज का अपना एक फॉर्मेट होता है, तो सेम वे में जब आप क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं तो दे हैड फॉर्मेट कि फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, तो इसी तरीके से अगर कोई सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है, सिचुएशन आपने क्या फेस की, फिर उसमें आपका क्या रोल था, आपने उस सिचुएशन में क्या किया, ये सिचुएशन आई, इस सिचुएशन के चैलेंज को कम करने के लिए आपने आगे क्या स्टेप्स उठाए कि आगे ऐसी सिचुएशन ना हो, क्या आपने आगे के लिए मेथड लिए, और इस सिचुएशन से आपने क्या चीज सीखी कि आगे से कोई ऐसी सिचुएशन आएगी तो हमें क्या करना है, क्या है, तो वो आपकी जो लर्निंग है वो भी, तो यूज द स्टार मेथड। नेक्स्ट क्या है, आफ्टर प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू you can be successfully by the following the tips. Arrange your interview dress the night before, कुछ बेसिक टिप्स हैं, जैसे हम एग्जाम में बच्चा जाता है तो उसके लिए हम टिप्स फॉलो करते हैं कि एडमिट कार्ड वगैरह सब रख लो, अभी अभी अपनी ड्रेस देख लो, सारी चीजें अभी देख लो, कुछ लेकर जाना है। सेम वे में आपने क्या पहनना है वो अभी तक आपके पास डिसाइड हो जाना चाहिए कि आप कौन सी ड्रेस पहनने वाले हो एंड हाउ मच यू आर कंफर्टेबल। आप जो भी ड्रेस पहनने वाले हो उसमें आप कंफर्टेबल होने चाहिए, उसके लिए आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो, 15-20 मिनट उस ड्रेस को पहन के आप बैठ के देखो, और कुछ भी मॉक इंटरव्यू, कुछ भी क्वेश्चंस अपने सेट ऑफ लिखो और उसका आप आंसर देके देख सकते हो, तो उससे आपको पता चल जाएगा हाउ मच यू आर कंफर्टेबल।
ठीक है। तो अपना जो भी ड्रेस है, जो भी आपको पहनना है वो रेडी, एंड उसके साथ साथ आपकी जो डॉक्यूमेंट फाइल है वो अभी तक आपके पास रेडी हो जानी चाहिए। नहीं है तो प्लीज डू दैट इन एडवांस। वो डॉक्यूमेंट फाइल आपके पास रेडी होनी चाहिए। एक पेन और नोटपैड भी आप रख लीजिए। अब पेन नोटपैड की क्या जरूरत है, हमें तो इंटरव्यू आंसर देने हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पेन नोट पेन की जरूरत है क्या? है। एक पॉजिटिव पॉइंट बनता है इन केस मान लीजिए आपने इंटरव्यूअर से कुछ ऐसी चीज सीखी, या इंटरव्यूअर ने आपको कोई क्वेश्चन आपको नहीं आया, इंटरव्यूअर ने बताया, और या कुछ ऐसा अलग आपको सुनने को मिला कि जिसके बारे में आपने सुना ही, तो ऑलवेज नोट इट डाउन। और इसमें कोई भी बुराई नहीं है कि अगर आप इंटरव्यू के सामने, इंटरव्यूअर आपको कुछ चीज बता रहा है जो आपने कभी नहीं सुनी, आपके लिए कुछ नया है, कुछ आप मेंशन करना चाहते हैं, तो यू कैन नोट इट डाउन विद द नोटबुक एंड पेन। ये कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं डालता है। मेक योर शेड्यूल टू राइट 30 to 40 मिनट्स बिफोर, आप जो है पहले पहुंचने की कोशिश करें। ठीक है, आधे से पौना घंटा आप लेकर चले, उससे पहले आप पहुंचे। वहां पर आपको जाके देखना आप कैसे जा रहे हैं, बाय कैब जा रहे हैं, किस तरीके से जा रहे हैं, खुद की कार लेकर जा रहे हैं तो पार्किंग वगैरह फैसिलिटी, अगर आपका फर्स्ट डे इंटरव्यू तो ये सारी चीज आपको खुद ही देखनी होंगी। अब बाद में है तो आप बाकी लोगों के साथ एक्सपीरियंस भी अपना ले सकते हैं, तो पार्किंग फैसिलिटी है कि नहीं, कैसे है, किस तरीके से, तो वो सारी चीजें आप जो है पहले लीव अ पॉजिटिव फर्स्ट इंप्रेशन। तो हमेशा एक पॉजिटिव, एक स्माइल वो आपके साथ, आप ये सोचो कि इंटरव्यूअर के लिए जो बिल्डिंग में कदम रख रहे हो ना, वो स्माइल, वो कॉन्फिडेंस, वो एंथुजियास्टिक, वहीं से आपका शुरू हो जाना चाहिए। और वो जब आप बाहर इंटरव्यू देके बिल्कुल बिल्डिंग के बाहर निकल रहे हो ना, वो तब तक आपके पास साथ रहना चाहिए, बल्कि उसके बाद भी रहना चाहिए, आपका इंटरव्यू इतना अच्छा हो। ठीक है, तो रिस्पेक्ट एवरीवन यू मीट, हर किसी के एक रिस्पेक्ट जो है वो बना के रखनी है, तो किसी भी तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, सो बी ओके। कॉन्फिडेंट आपको रहना है, आंसर्स में पॉजिटिवनेस आपके दिखनी चाहिए, ऑथेंटिकेट आंसर्स होने चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए। आंसर्स आप ट्रूथफुल दीजिए, कोई भी सिचुएशन आपने पढ़ी है, किसी से सुना है, उसके बारे में नहीं, जो आपने फील किया है और जो आपने किया उस टाइम पर, उसके अकॉर्डिंग दीजिए। अपने आंसर्स को हमेशा आपकी स्किल जो आपके पास है, आपने जो भी अचीव किया है, आपकी जो क्वालिटीज है, उससे रिलेट करने की आप कोशिश कीजिए। बहुत ही फोकस्ड और कंसाइज आंसर होना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि आप आंसर बहुत बड़ा दे रहे हो और ऐसा भी नहीं कि बहुत ही छोटा आंसर है, एक लिमिट होनी चाहिए। आप जो है 50 सेकंड से 1 मिनट के अराउंड आप आंसर रख सकते हैं, अगर सिचुएशन बेस्ड है या इंट्रोडक्शन है, इस टाइप के क्वेश्चंस में, डिपेंडिंग रेस्ट कि किस टाइप का क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग हो सकता है। ठीक है, पोलाइटली आपको बोलना है अबाउट योर फॉर्मर एम्प्लॉयर। अगर आपसे पूछा जाता है कि पहले वाली में क्या था, पहले वाली ऑर्गेनाइजेशन में, ऐसा नहीं कि अगर मैं बोलूं मैं डीओई में भी काम करती हूँ, मैं केवीएस ज्वाइन करना चाहती हूँ, अब बोलो डीओई में क्या है, डीओई में बहुत कमियां ये है, इसलिए मैं केवीएस आना चाहती हूँ, डोंट से अबाउट दैट। अभी ने पिछले एम्प्लॉयर की कभी भी बुराई नहीं करनी, ठीक है, उनके बारे में पॉजिटिव, कि वहां से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है। अब आप प्रोफेशनली ग्रोथ करना चाहते हैं, और केवीएस एक एजुकेशन लैब की तरह हमारे काम करती है, सारी नई चीजें अपडेट होती रहती हैं, और उसी नॉलेज को मैं आप केवीएस में अप्लाई करना चाहती हूँ और केवीएस से और नई चीजें सीखना चाहती हूँ, तो ऑलवेज बी पॉजिटिव। एक मैंने कल वर्ड यूज किया था अपनी जूम मीटिंग में, दैट वाज द मिररिंग। मिररिंग टेक्निक हम यूज करते हैं अपने इंटरव्यू में। एंड व्हाट इज अ मिररिंग? मिररिंग बेसिकली हमें आपको समझना है कि आपको कैसे बैठना है, कैसा सीटिंग पोस्चर होना चाहिए, किस तरीके से। तो आप हमेशा इंटरव्यूअर को देखिए कि इंटरव्यूअर किस तरीके से बैठा, सेम उसी वे में आपको कर देना, तो बिल्कुल मिररिंग हम उसको बोलते हैं। इसी तरीके से जब आप अपना आंसर दे रहे हैं किसी क्वेश्चन का, उस आंसर को देते समय इंटरव्यूअर को हमेशा ध्यान में रखें। एक तो आपको इंटरव्यू की हर एक इंटरव्यू के बीच में आई कांटेक्ट आपका बना के रखना, आई कांटेक्ट इज मैंडेटरी, वो जरूरी है। साथ ही साथ आप ये भी देखिए, जब आप आंसर दे रहे हैं, ऐसा होता नहीं इंटरव्यूअर उससे बोरियत फील कर रहा है, बहुत लंबा आंसर हो गया है, बहुत छोटा है, इंटरव्यूअर के फेस पे अभी भी क्वेश्चन मार्क है कि आगे तो बोलो कि भाई क्या इसके लिए। जैसे मैं बोलूं एनईपी क्या है, आप मुझे बोल दो कि एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, लेकिन आगे क्या, एज ए इंटरव्यू आई एक्सपेक्ट कि आगे क्या, कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, किस लिए बनाई जाती है, कौन बनाता है, कैसे, कौन सी हमारी एनईपी पॉलिसी अभी आई है, किस किस पर अप्लाईकेबल होती है, स्टेट्स को इसमें क्या है, क्या इसके बेसिक पॉइंट्स हैं। तो आई एक्सपेक्ट दैट मच आंसर कि हाँ आप इतना आंसर बोलोगे, तो लाइक दैट। नेक्स्ट है हमारे पास, ऑलवेज मेक इट मोर अबाउट दी स्टूडेंट्स देन योरसेल्फ। आप खुद के बारे में आंसर्स में आपकी फीलिंग नहीं होनी चाहिए, यू शुड फोकस ऑन द वी, हम, एक स्कूल आपका, बाकी टीचर, सभी स्टूडेंट, सबको लेकर उसका आंसर में आपको वो झलकना चाहिए, ना कि मैं ये करूंगी तो ये होना चाहिए, मेरे प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए मैं ये कर रही हूँ, ये। तो ओवरऑल एक स्कूल की तरह कि उनके लिए भी आप ध्यान रखें, ये सब होना चाहिए। बी मॉडर्न, बी सैवी, बट डोंट नर्ड आउट टू मच।
अब अगर आप देखोगे इंटरव्यू का जो एक नजरिया है, उसमें क्या होता है कि हम आज के टाइम पर जो यंग हैं वो भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं इंटरव्यू के टाइम पर, ठीक है। और आप बहुत सालों का आपका एक्सपीरियंस है, आप बहुत सालों से काम भी कर रहे हैं, तो वो एक्सपीरियंस आपके आंसर्स में आपका दिखेगा। बट मॉडर्न और सेवी भी आपको होना जरूरी है। ये नहीं कि आप भी आज भी उन्हीं ट्रेडिशनल मेथडों को आप अप्लाई करते हो, उन्हीं ट्रेडिशनल मेथड को आप आज भी यूज करते हो और उन्हीं को आप सही मानते हो, लेकिन आपका एजुकेशन के साथ साथ आपका जो एक्सपीरियंस है उसको आप काम में लाओ, बट विद योर स्किल एंड टेक्नोलॉजी। कि आज के टाइम पर जो एजुकेशन की नीड है, एजुकेशन की क्या प्रॉब्लम्स है, ये भी कई बार क्वेश्चन आता है कि एजुकेशन में आपको आजकल क्या क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, क्या सॉल्यूशंस। तो एजुकेशन की जो आज की नीड है उसमें आप अपने एक्सपीरियंस के साथ क्या क्या पॉजिटिव चेंजेस कर सकते हो। तो आप जैसे टेक्नोलॉजी, डिजिटल एजुकेशन है, तो आप उसको सही मानते हैं, आप उसको चीजों को अप्लाई करते हैं, जो नई टेक्नोलॉजी आती है आप उसको अप्लाई करते हैं। तो डोंट कि आपके आंसर से ये फील आ रही है कि अभी भी आप उस पुरानी ट्रेडिशनल एजुकेशन पे अटक के रहना चाहते हैं, जहां पे सिर्फ बच्चों को एकेडमिक्स के ही बारे में जिस किया जाता था, उसके अलावा नहीं। तो टाइम के साथ साथ आप चेंज हुए हो, आप लर्निंग करने के लिए हमेशा तैयार रहते हो, आप ये जो भी एजुकेशन ट्रेंड्स नॉलेज आते हैं उसके बारे में आप अपडेटेड रहते हो, ये ऐसा आपके फील आना चाहिए। वो बियॉन्ड द डे टू डे एंड टॉक अबाउट द बिग पिक्चर। जो भी मैं आंसर दे रहा हूँ ये नहीं कि अच्छा ऐसा हुआ था मैंने ये कर दिया और ऐसा होता ये, तो डोंट अबाउट द बिग पिक्चर कि ऐसा होगा। जैसे मैंने सिचुएशन बेस्ड बोला, आपने बोला कि सिचुएशन ये आई थी और मैंने सॉल्व कर दी, ठीक है, लेकिन आगे आगे उसके लिए क्या किया आपने कि आगे ये ना हो, मैंने ये स्टेप्स भी उठाए और इस चीज से मुझे ये सीखने को मिला। तो टॉक अबाउट द बिग पिक्चर, कोई भी चीज है तो आपने आगे क्या किया, आप अपने स्कूल के लिए ऐसा अभी क्या करोगे। अगर ये मान लीजिए कि अभी आप ज्वाइन करते हो एज अ प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, असिस्टेंट कमिश्नर, तो आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा, टॉक अबाउट द बिग पिक्चर कि आगे जो है मुझे बेनिफिट मिले या मैं ओवरऑल स्कूल के कल्चर को और डिसिप्लिन को डेवलप करने के लिए ये चीजें करूँ। तो बिग पिक्चर क्या इश्यूज है एजुकेशन में, आप कैसे उनको सोल्व करोगे। सो प्रिपेयर एंड प्रैक्टिस, प्रैक्टिस जरूरी है और प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करने के लिए आप किसी भी फैमिली मेंबर के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। अपने घर में उनके साथ कंफर्टेबल नहीं है तो आप अपने कलीग्स, ग्रुप सर्कल है, अगर आपका पास कोई भी स्टडी सर्कल है, ग्रुप है आपके पास, वहां पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके अलावा आप मिरर के सामने भी बैठकर अपनी आंसर्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने मोबाइल पर भी रिकॉर्ड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और आप हमारे जूम मीटिंग में भी जुड़ सकते हैं, वहां पर भी आप प्रैक्टिस कर, ठीक है। सो प्रिपेयर एंड प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यही तो हम चीजें सिखाते हैं अपने स्टूडेंट्स को भी। तो इसके अलावा कुछ और, जैसे कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है अदर स्कूल्स में, क्या क्या चैलेंजेस आपने वर्क पे फेस किए हैं, ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो पैशन अबाउट द टीचिंग योर सब्जेक्ट, पैशन आपका दिखना चाहिए आपके काम के प्रति, गुड कम्युनिकेशन स्किल दिखनी चाहिए, आप एक ऑर्गेनाइज पर्सन होने चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग, पेशेंस, सेंस ऑफ ह्यूमर, एबिलिटी टू कम्युनिकेट न्यू आइडियाज एंड कंसेप्ट। ऐसा हो कि कोई भी नई चीज आती है तो आप उसको इंप्लीमेंट कर सको, आप उसको बहुत अच्छे से सीख सकते हो, ठीक है। लाइकिंग द यंग पीपल आल्सो, कि आप जो एक यंग जनरेशन आ रही है, ऐसा भी नहीं कि आप उनसे बिल्कुल, आपके और यंग जनरेशन के विचार बिल्कुल अलग अलग, आपको लगता है कि यंग बिल्कुल गलत है आज के टाइम पर यूथ और हम जो है सही हैं, तो वो भी नहीं होना चाहिए। कि दोनों को मिलके किस तरीके से, अगर आपके पास एक यंग टीचर भी है और आप इतने एक्सपीरियंस पर्सन हो, तो आप कैसे दोनों को साथ लेके, क्योंकि ऐसे उससे भी आपको सीखने को मिलेगा और आप भी अपनी नॉलेज होगी। क्योंकि ऐसे टाइम पर आज की अगर हम बात करें, अब ऐसा तो है नहीं स्कूल्स में मैं प्रिंसिपल हूँ मेरे पास पावर है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज का टाइम कैसा है, आप प्रिंसिपल हैं, लेकिन ये प्रिंसिपल की पोस्ट आपके लिए क्या है, एक टैगलाइन है, सिर्फ एक नाम है। लेकिन जब हम काम की बात करते हैं तो आज वो टाइम नहीं है जहां पर आपके पास पावर है, आज वो टाइम है जहां पर आप सभी टीचर्स को भी साथ लेकर, आज के टाइम पर हम एम्प्लॉइज को भी ज्यादा जो है इंपॉर्टेंस देते हैं। तो आप कैसे उनके साथ चल रहे हो, आप जैसा बिहेव करोगे वैसा ही आपको बिहेवियर मिलेगा, गिव एंड टेक। तो वो सारी सिचुएशन, तो डू लाइक दैट कि उस तरीके से आप अपने आप को ढाल चुके हो। हैव यू यूज्ड टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी को अगर आपके जो डिजिटल एजुकेशन है आज के टाइम पर आफ्टर कोविड जो हम बहुत ज़्यादा माने, तो डिजिटल एजुकेशन से आप किस हद तक एग्री करते हैं और क्या आपने इसको यूज़ किया है, यूज़ किया है तो आपने कैसे यूज़ किया है, आप कोई भी नई टेक्नोलॉजी कैसे सीख सकते हैं,
ये इस तरीके के क्वेश्चन। और यहीं से एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, आप टेक्नोलॉजी के बारे में बात होगी तो यहाँ से नेगेटिव वे में अगर मुझे क्वेश्चन बनाना हो तो क्या होगा, आपको क्या लगता है कि जो आज के टाइम पर जितने भी बच्चों में क्राइम्स या जो बैड हैबिट्स लग रही हैं, चाहे वो स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, इस तरीके की कोई हैबिट्स, तो वो जो सीरीज है कि इतना खुलापन आ गया है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर या सोशल मीडिया पर, तो आपकी क्या राय है कि बच्चों को मोबाइल्स देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? किस हद तक मोबाइल बच्चों के लिए एजुकेशन में यूजफुल है और नहीं है? तो ये आपकी राय उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे एक बार लैंग्वेज टीचर से पूछा गया था, आप हिंदी या इंग्लिश के लैंग्वेज टीचर रह चुके हैं, तो उनसे पूछा गया था कि जब हम व्हाट्सएप पर यूज करते हैं ना लैंग्वेज, वो हम बिल्कुल भी लैंग्वेज तो होती नहीं हमारी, ना हिंदी है वो ना इंग्लिश है प्रॉपर, हम शॉर्ट फॉर्म में या अपने अकॉर्डिंग हम लिखते हैं। तो आपको क्या लगता है कि आपके लैंग्वेज का पतन हो रहा है कहीं ना कहीं, या फिर क्या आपकी राय है? इस तरीके के क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। व्हाट टाइप ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, कैसे आप इंप्लीमेंट करते हैं, क्या अप्रोच, क्या स्ट्रेटेजी अपनाते हैं, कैसे आप नई इन्फॉर्मेशन सीख सकते हैं, क्या आप अपनी जो स्कूल है उसमें कोई और एक्टिविटीज आप लीड करना चाहेंगे, वर्कशॉप, ट्रेनिंग, उनके क्या टॉपिक्स होंगे, किस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी आ जाती हैं आपके इंटरव्यू में। आई होप ये कुछ टिप्स थे जो आपको फायदेमंद लगी होंगी। तो मेन मोटिव यही है कि आपका स्माइल, आपका कॉन्फिडेंस, आपका एंथुजियास्टिक, बी जेन्युइन, अपने एक्सपीरियंस को रिलेट करो। कोई भी सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आता है, उस सिचुएशन से आपने क्या सीखा, आगे ऐसा ना हो आपने क्या किया, उस तरीके से पूरी सारी चीजें होनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम इसी तरीके की नई सीरीज के साथ। अभी हम जूम कर रहे हैं 10 o'clock हर रोज, तो आप उसमें हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब पर हम आगे मिलेंगे प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल के लिए। कल और परसों देयर विल बी नो क्लास, बट मंडे फॉर श्योर वी कैन डू इट इफ यू वांट, ठीक है। तो ये आप हमें फेसबुक ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आई विल शेयर द लिंक, ब्रॉडकास्ट में आपको ऐड कर लिया जाएगा। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है 4474100108, इस पर आप हमें अपनी डिटेल्स सेंड कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। ये सीरीज आपको कैसी लगी, 4-5 क्लासेस में आपको कोई फायदा हुआ कि नहीं हुआ, ये आप मुझे जरूर बताइएगा। लेकिन आप अपने इंटरव्यू के बाद, अगर आप असिस्टेंट कमिश्नर के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उसके बाद भी आप अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं ऑन आवर व्हाट्सएप मोबाइल नंबर, ऑन द यूट्यूब कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। जिसका भी इंटरव्यू है 10 अप्रैल को, ऑल द वेरी बेस्ट। आई विल प्रे कि आपका सिलेक्शन हो, आप बहुत ही अच्छा अपना इंटरव्यू दे पाओ, जैसा आपने सोचा है आप उतना डिलीवर कर पाओ वहां पर, उससे बेहतर आप परफॉर्मेंस कर पाओ। कुछ टिप्स का ध्यान रखना, अपना प्रिपेयर वेल करना, टाइम पर पहुंचना, एंड थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।